डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 12th क्लास बिहार बोर्ड की स्टोरी ऑफ इंग्लिश के मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे। और इस वीडियो में वही क्वेश्चन करवाऊंगा जो आपके एग्ज़ाम में पक्का आएगा। बिल्कुल आपके एग्ज़ाम में इसी वीडियो से क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि पिछले सारे एग्ज़ाम को एनालाइज करके ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ओल्ड इंग्लिश, और यहाँ पे ऑब्लिक देकर लिखा हुआ है डार्क एज। तो आप याद रखिएगा, ओल्ड इंग्लिश का जो पीरियड था ना, उसी को हम लोग डार्क एज भी कहते हैं। तो आपका एग्जामिनर चाहे ओल्ड इंग्लिश पे शॉर्ट नोट लिखने के लिए बोले या फिर डार्क एज पर लिखने के लिए बोले, आपको आंसर यही होगा। तो चलिए अब आपको आंसर समझाता हूँ। कह रहा है कि द ओल्ड इंग्लिश पीरियड बिलोंग्स टू AD 449 टू AD 1066। मतलब जो ओल्ड इंग्लिश पीरियड का जो एज था ना, वो बिलोंग करता है 449 ईस्वी से लेकर 1066 ईस्वी तक। दिस पीरियड वाज ऑल्सो नोन एज चाइल्डहुड ऑफ इंग्लिश, और इस पीरियड को चाइल्डहुड ऑफ इंग्लिश से भी जाना जाता है। तो जो भी पॉइंट बता रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में इसी पॉइंट से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी निकाल सकता है। जैसे आपके एग्जाम में पूछ दिया गया कि चाइल्डहुड ऑफ इंग्लिश किस पीरियड को बोलते हैं, तो आपको बताना होगा ओल्ड इंग्लिश को। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ एट दैट टाइम इंग्लिश वाज प्योरली अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट डायलेक्ट्स। अब कह रहा है कि जो ओल्ड इंग्लिश था उस समय जो था वो बहुत सारे लोकल लैंग्वेज का मिश्रण था। मतलब लोकल जो भाषाएं थी उसका मिश्रण था। यहाँ पे डायलेक्ट्स का मतलब है बोली, जो लोकल भाषा होता है ना उसको कहते हैं। ओल्ड इंग्लिश वाज डायलेक्टियल, मतलब जो ओल्ड इंग्लिश था वो बोली से बना था, इसीलिए यहाँ पे लिखा है डायलेक्टियल। एंड इट्स वर्ड्स वर रिटेन एंड प्रोनाउंस्ड डिफरेंटली। अब कहता है कि जिसको जो शब्द थे, ओल्ड इंग्लिश के जो शब्द थे वो लिखे अलग तरीके से जाते थे और उच्चारण अलग तरीके से किए जाते थे। ठीक है। इट हैज़ नो प्रॉपर ग्रामर रूल्स, और इसके कोई ग्रामर्स रूल्स नहीं थे प्रॉपर, मतलब कोई सिस्टमेटिक रूल नहीं था, इसमें ज़्यादा ग्रामर के रूल्स नहीं थे। Many of old English words and structures don't use today। अब कहता है कि आज के एज में जो ओल्ड इंग्लिश के जो शब्द थे और उनके जो स्ट्रक्चर थे वो आज प्रयोग में नहीं आते हैं। द ओल्ड इंग्लिश पीरियड इज नॉट एबल टू प्रोड्यूस लिटरेचर ऑफ मच सिग्निफिकेंस। देखिए यहाँ पे मैं आपको सीधा साधा बता देता हूँ। यहाँ पे बता ये रहा है कि जो ओल्ड इंग्लिश पीरियड का जो इम्पोर्टेंस था, जो उसका महत्व था, लिटरेचर में ज़्यादा नहीं था। ठीक है, ये बातें कह रहा है। और लास्ट में बोल रहा है कि ओल्ड इंग्लिश का पीरियड को हम लोग डार्क एज भी कहते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन मिडिल इंग्लिश। अब आपको मिडिल इंग्लिश पे शॉर्ट नोट आपको लिखना है, तो इसको भी मैं आपको समझा देता हूँ। द पीरियड बिलोंग्स टू AD 1150 टू 1500। यहाँ पे कह रहा है कि जो मिडिल इंग्लिश का जो पीरियड था वो 1150 से लेकर 1500 ईस्वी तक था। और उसी बात को आगे लिखा है इज कॉल्ड द एज ऑफ मिडिल इंग्लिश इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। बस उसी बात को कह रहा है कि जो इंग्लिश था ना, इंग्लिश के हिस्ट्री में मिडिल इंग्लिश का पीरियड ये था। ठीक है। द वर्ड्स ऑफ मिडिल इंग्लिश आर बोरोड फ्रॉम फ्रेंच एंड लैटिन। तो फ्रेंच और लैटिन दो अलग भाषाएं हैं, उसी भाषाएं से जो मिडिल इंग्लिश के जो शब्द है वो लिए गए हैं, मतलब उसी से बने हैं।
ठीक है। द मेन फीचर ऑफ दिस इंग्लिश वाज टू विटनेस द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट चेंजिंग द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द इंग्लिश लॉन्ग वॉवेल्स। अब यहाँ पे देखिए इस लाइन का सीधा मतलब ये है कि जो मिडिल इंग्लिश का जो मेन फीचर है, मिडिल इंग्लिश का जो मुख्य गुण है वो क्या है, टू विटनेस द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट, मतलब ग्रेट वॉवेल शिफ्ट का विटनेस होना, मतलब उसका साक्ष्य होना, उसका गवाह होना। और अगली लाइन में लिखा है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ मिडिल इंग्लिश वाज द फिक्सिंग ऑफ वर्ड ऑर्डर। यहाँ पे कह रहा है कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है मिडिल इंग्लिश का वो है वर्ड को फिक्स करना, मतलब इंग्लिश के जो वर्ड हैं वो ऑर्डर में फिक्स करना, ठीक है, ये बातें। और लास्ट लाइन में लिखा हुआ है द अर्ली लिटरेचर ऑफ दिस फेज वाज रिलीजियस इन नेचर। अब कह रहा है कि जो लिटरेचर था, जो लिटरेचर के अर्ली लिटरेचर था इंग्लिश का, प्रारंभिक जो था इस फेज का, वो नेचर में रिलीजियस था, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। कहता है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन मॉडर्न इंग्लिश। अब यहाँ पे मॉडर्न इंग्लिश पे शॉर्ट नोट आपको लिखना है, तो इसको भी समझा देता हूँ। द मॉडर्न एज हैज़ कम एज एन ईरा ऑफ डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अक्रॉस द वर्ल्ड। देखिए यहाँ पे बता ये रहा है कि जो मॉडर्न एज है ना वो कैसे आया, वो साइंस और टेक्नोलॉजी जो कि विज्ञान था और जो तकनीकी था पूरी दुनिया में इसके सहारे, मतलब विज्ञान और तकनीकी के सहारे एक डेवलपमेंट हुआ, एक विकास हुआ, तो उसी के रूप में मॉडर्न एज में आपका मॉडर्न इंग्लिश आया, ठीक है। एज अ रिजल्ट इंग्लिश इज बीइंग स्पोकन इन द होल वर्ल्ड। अब उसी बात को आगे बढ़ाते हुए लिखा है कि इसी परिमाण स्वरूप, मतलब परिमाण के तौर पर देखें तो इंग्लिश क्या हुआ कि पूरे वर्ल्ड में लिखा और बोला जाने लगा। इट हैज़ बिकम द लैंग्वेज ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, ट्रेड एंड कॉमर्स। अब यहाँ पे कह रहा है कि इसी कारण से, क्योंकि लोगों को इंग्लिश की ज़रूरत हुई, तो मॉडर्न इंग्लिश जो बना वो बेसिकली इसके कारण बना। साइंस का लैंग्वेज बन गया, मतलब साइंस में कुछ पढ़ना है, लिखना है, आज भी देखते होंगे तो उसमें इंग्लिश का इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, मतलब साइंस में किताबें ज़्यादा है, साइंस के टीचर इंग्लिश में पढ़ाने वाले ज़्यादा हैं, ठीक है। उसी तरीके से टेक्नोलॉजी में भी इंग्लिश का महत्व ज़्यादा मिला, और एजुकेशन और ट्रेड एंड कॉमर्स में भी। कहने का मतलब ये है, अब आगे लिखा कि है कि कंसिक्वेंटली ईच एंड एवरी पर्सन हैज़ टू लर्न टू स्पीक इंग्लिश। और इस कारण से हुआ क्या कि हर एक व्यक्ति को इंग्लिश बोलने के लिए सीखना पड़ा। इट प्रोवाइड्स सर्विस, और ये इंग्लिश सर्विस हमें देता है, जॉब्स देता है, और कई सारे और काम करने के लिए हमें देता है। और आगे और लास्ट लाइन में लिखा हुआ है दस इंग्लिश इज लाइक ऑक्सीजन टू अस। अब यहाँ पे कहता है कि आप ऐसे समझ लीजिए कि जिस तरीके से आप ऑक्सीजन के बिना जिंदा नहीं रहते, उसी तरीके से आज के आधुनिक दुनिया में अगर आप चाहते हैं कि साइंस, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन में हम आगे जाएं, तो इंग्लिश ऑक्सीजन की तरह है, ये कहना चाह रहा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 कहता है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन अमेरिकन इंग्लिश। अब आपको अमेरिकन इंग्लिश पे शॉर्ट नोट लिखना है, तो देखिए इसको भी समझाता हूँ। कहता है कि दिस इंग्लिश हैज़ एमर्ज्ड आफ्टर द इंडिपेंडेंट ऑफ यूएस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा एंड ब्रिटिश फ्रॉम द ब्रिटिश एम्पायर। अब यहाँ पे समझिएगा, इस लाइन का सीधा मतलब है कि जो अंग्रेज़ों के गुलाम थे ये सारे देश ना, तो जब उनका स्वतंत्रता, जब उन देशों को मिला, जब अंग्रेज़ों से ये स्वतंत्र हुए, तब मॉडर्न इंग्लिश का विकास हुआ, मतलब मॉडर्न इंग्लिश उभर कर आया, ठीक है। आगे के लाइन में कहता है कि द इंग्लिश स्टार्टेड टू राइट एंड स्पीक इन दीज अमेरिकन कंट्री। और उसके बाद जो इंग्लिश हुआ वो लिखा और बोला जाने लगा इन सारे अमेरिकन कंट्री में।
दे इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू वेराइटी ऑफ इंग्लिश विच हैज़ सम चेंज। अब यहाँ पे कहता है कि जब उन लोग इंग्लिश लिखने लगे, बोलने लगे, तो इंग्लिश में कुछ बदलाव आया, और वो बदलाव स्पेलिंग में देखने को मिला, ग्रामर में देखने को मिला, और साथ में प्रोनंसिएशन में भी देखने को मिला। प्रोनंसिएशन का मतलब है कि जो आप इंग्लिश बोलते हो, जो उच्चारण होता है, उसमें भी देखने को मिला, और वो प्रोनंसिएशन ब्रिटिश इंग्लिश से अलग था। अब यहाँ पे कह रहा है कि दिस न्यू टाइप ऑफ इंग्लिश इज कॉल्ड अमेरिकन इंग्लिश। अब कहता है कि जो इस तरीके के जो चेंज हुआ और नया टाइप का एक नया इंग्लिश बना, उसको हम लोग अमेरिकन इंग्लिश कहने लगे। अब यहाँ पे कहता है कि इसको हम समझ सकते हैं कैसे, कि ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश कैसे एक दूसरे से अलग है। तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देकर समझाया हूँ। वी कैन अंडरस्टैंड दीज टू इंग्लिश। यहाँ पे दीज टू इंग्लिश का मतलब है कि ब्रिटिश और अमेरिकन कैसे एक दूसरे से अलग है, वो हम यहाँ पे समझ सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए कुछ गलत टाइपिंग है, तो मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, पहली बात, कलर इन ब्रिटिश एंड कलर इन अमेरिकन, तो होता ये है कि ब्रिटिश इंग्लिश में कलर का जो स्पेलिंग होता है ये होता है COLOUR, और अमेरिकन इंग्लिश में जो कलर का स्पेलिंग होता है COLOR होता है। ठीक है, तो ये गलत टाइपिंग है, यहाँ पे समझिएगा आप। तो दोनों इंग्लिश में जो स्पेलिंग है वो अलग अलग होते हैं, ये बताना मैं यहाँ पे चाहता था। उसी तरीके से जो मोटर कार है, ब्रिटिश में मोटर कार बोलते हैं, और ऑटोमोबाइल बोलते हैं अमेरिकन इंग्लिश में। उसी प्रकार से ब्रिटिश इंग्लिश में लिफ्ट बोलते हैं, जिससे आप ऊपर जाते हो ना, फ्लोर पे चढ़ते हो बिल्डिंग्स में, तो ब्रिटिश में लिफ्ट बोलते हैं। और उसी चीज़ को अमेरिकन में एलिवेटर बोलते हैं, और ब्रिटिश में बिस्किट्स बोलते हैं, और ठीक उसी चीज़ को अमेरिकन में क्रैकर्स बोलते हैं। तो ये अंतर यहाँ पे आपको समझ आ रहा होगा। 10 अमेरिकन इंग्लिश इज रीडेवलपमेंट वाई इन अमेरिकन कंट्री। अब यहाँ पे कहता है कि इस प्रकार से जो अमेरिकन इंग्लिश था वो अमेरिकन कंट्री में, मतलब अमेरिकन देशों में फिर से डेवलप हुआ कुछ इस तरीके से। साउंड टी इज प्रोनाउंस्ड इन अमेरिकन वेयर एज नॉट इन ब्रिटिश। अब यहाँ पे कहता है कि जो साउंड टी है, मतलब एक एग्जांपल और मैं देकर समझाना चाह रहा हूँ कि जो साउंड टी है ये अलग तरीके से उच्चारण होता है अमेरिकन में, और अलग तरीके से ब्रिटिश में होता है। जैसे आपने कभी सुना होगा ना, वाटर टा को डा पढ़ते हैं बहुत बार अमेरिकन इंग्लिश में। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे लिखी गई है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ से आपका स्टार्ट होता है मेन मैजिक, है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑफ ऑन इंग्लिश एज अ वर्ल्ड लैंग्वेज। वर्ल्ड लैंग्वेज का मतलब है कि जो विश्व की भाषा है। तो यहाँ पे कह रहा है कि आप वर्ल्ड लैंग्वेज पे नोट लिखिए। और दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन इंग्लिश एज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। तो इंटरनेशनल लैंग्वेज मतलब अंतर्राष्ट्रीय भाषा जो कि पूरे देश में बोली जाती है। तो ये तो कुछ मिला घुमा फिरा कर वही बात कह रहा है ना। तो आपका एग्जामिनर ऐसे ही क्वेश्चन घुमा घुमा कर पूछ सकता है, लेकिन आपको डरना नहीं है। और तीसरा क्वेश्चन वही है सेम, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ग्लोबल इंग्लिश। ग्लोबल क्या होता है? जो पूरे दुनिया में हो। तो तीनों क्वेश्चन ना सेम क्वेश्चन है, बस पूछने के तरीके अलग हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको इसका आंसर समझाता हूँ। देखिए कहता है कि इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ ट्रेड, कॉमर्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब देखिए इंग्लिश क्या है? इंग्लिश लैंग्वेज है ट्रेड का, व्यापार का, कॉमर्स बिजनेस वही बात है, साइंस विज्ञान, और टेक्नोलॉजी तकनीकी का। तो ये सब का इंग्लिश क्या है? एक मेन भाषा आज बन चुका है। इट इज़ बीइंग स्पोकन एंड रिटन इन द होल वर्ल्ड। और पूरी दुनिया में लिखा, बोला और पढ़ा जाता है।
ऑल द अर्लियर कॉलोनीज, कॉलोनीज बोलते हैं जो कि अंग्रेज़ों के गुलाम थे, जैसे हम लोग अंग्रेज़ों के क्या थे, गुलाम थे पहले, तो हम लोग क्या हैं, अंग्रेज़ों के कॉलोनीज हैं, ठीक है। तो कहता है कि ऑल द अर्लियर कॉलोनीज ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर इंक्लूडिंग इंडिया, कहता है जितने भी वर्ल्ड में जो अंग्रेज़ों के कॉलोनीज हैं और साथ में इंडिया है, हैड द प्रेजेंस ऑफ दिस लैंग्वेज, मतलब इस लैंग्वेज का वहाँ पे आपको वर्चस्व मिलेगा, उसकी मौजूदगी ज़रूर मिलेगा। The United States and many American countries have English as their main language। अब यहाँ पे कहता है कि जैसे यूनाइटेड स्टेट हो गया और बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं जिसका मेन लैंग्वेज इंग्लिश ही है। तो क्वेश्चन आपका क्या कह रहा था, क्वेश्चन तो यही कह रहा था ना कि आप नोट लिखिए जिसमें पूरे दुनिया को इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज के रूप में बताया गया हो। तो वही सारी बातें यहाँ पे लिख रहा हूँ। कह रहा इन द यूरोपियन कंट्रीज, अगर यूरोपियन कंट्री की बात करें जैसे फ्रांस, रसिया, जर्मनी, ये सब कहता है कि ये सब में इंग्लिश लैंग्वेज इज स्पोकन बाय ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल, मतलब बहुत बड़ी संख्या के द्वारा इंग्लिश यहाँ पे बोली जाती है। इट इज़ द मेन लैंग्वेज ऑफ द यूनाइटेड नेशन, और आपको पता है यूनाइटेड नेशन क्या है, बहुत सारी संस्था है जो कि वर्ल्ड को रेगुलेट करती है। तो यहाँ का जो मेन भाषा है ना वो इंग्लिश ही है। टुडे इंग्लिश इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड, यहाँ पे देखिए वाइडली यूज्ड का मतलब क्या है कि बहुत ज़्यादा प्रयोग हो रहा है, वाइडली यूज्ड लैंग्वेज इन द होल वर्ल्ड। अब यहाँ पे कहता है कि जो इंग्लिश है वो पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा प्रयोग में आ रहा है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। देयर इज नो एनी कंट्री इन द वर्ल्ड वेयर इंग्लिश इज नॉट बीइंग रिटन एंड स्पोकन। अब यहाँ पे कहता है कि कोई भी दुनिया में ऐसी कंट्री नहीं है जहाँ की इंग्लिश ना बोला जाए और ना लिखा जाए, मतलब हर एक कंट्री में इंग्लिश बोला और लिखा जाता है। इन स्कूल एंड कॉलेजेज इंग्लिश इज टाउट ऑलमोस्ट इन ईच एंड एवरी कंट्री। जब यहाँ पे कहता है कि हर एक कंट्री में स्कूल और कॉलेज में इंग्लिश पढ़ाया जाता है, तो इंग्लिश को बहुत रोल है ना, मतलब पूरी दुनिया में इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज के रूप में है, वही बात की आंसर दे रहे हैं। वी कैन से डैट इंग्लिश इज़ अ ग्लोबल लैंग्वेज, इस तरीके से हम तो कह सकते हैं ना कि इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है, क्योंकि पूरी दुनिया में इसको इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है। तो ये थे आपका 5वां नंबर क्वेश्चन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9 ये बिल्कुल मैजिक क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए इसको समझिए, लिखा हुआ राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द फ्यूचर ऑफ इंग्लिश। तो फ्यूचर ऑफ इंग्लिश के आपको फ्यूचर ऑफ इंग्लिश के बारे में लिखना है, मतलब उस पर शॉर्ट नोट लिखना है। इन इंडिया, मतलब इंडिया में क्या है फ्यूचर इंग्लिश का, वो बातें यहाँ पे कही गई है। राइट ए शॉर्ट नोट ऑफ ऑन इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज ऑफ इंडिया, या फिर इंडिया में जो इंग्लिश है सेकेंड लैंग्वेज है, इस पे नोट लिखिए। या फिर कह रहा है कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन फ्यूचर ऑफ इंग्लिश, मतलब फ्यूचर क्या है इंग्लिश का, उस पे लिखिए। उसके बाद कहता है कि व्हाट आर द डिफ़िकल्टीज फेस्ड बाय इंडियन इन लर्निंग इंग्लिश। अब कहता है कि जो इंडियंस हैं उनको इंग्लिश सीखने में क्या प्रॉब्लम आती है, उस पे लिखिए। तो ये चारों क्वेश्चन जो है ना अलग अलग हैं। अब यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, जो 5 नंबर तक क्वेश्चन मैंने आपको करवाया उससे ही आपके एग्जाम में बिल्कुल आ जाएगा, जी हाँ बिल्कुल उतना सही आ जाएगा। लेकिन ये जो 6ठा नंबर क्वेश्चन है, 7वां, 8वां और 9वां है, ये आपके एग्जाम में आपके प्लस पॉइंट करेगा, मतलब इसको आप याद रखिएगा। तो ये चारों क्वेश्चंस क्या हैं, अलग अलग हैं, पर मैंने सभी को ध्यान में रखकर एक मैजिक आंसर तैयार किया है। मैजिक आंसर का मतलब क्या है कि ये चारों क्वेश्चन का एक ही आंसर है, चारों में से कोई क्वेश्चन पूछे आप ये आंसर लिखिए, आपका सही होगा। तो अब मैं आंसर समझा देता हूँ। कहता है वी आर लिविंग इन द एज ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड ग्लोबल मार्केट इकोनॉमी। अब यहाँ पे कहता है कि हम लोग उस एज में रह रहे हैं जहाँ पे विज्ञान का बहुत महत्व है,
तकनीकी का महत्व है। और आज का जो मार्केट है ग्लोबल हो चुका है, मतलब पूरी दुनिया में आप किसी का सामान कहीं पे खरीद सकते हैं, किसी भी कंट्री का, ये कहने का मतलब है। इंग्लिश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडियंस इन फ्यूचर। अब कहता है कि भविष्य में, फ्यूचर में इंग्लिश बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंडियन के लिए। विदाउट इंग्लिश यू आर नॉट इमेजिन इंडिया एज ए डेवलप्ड कंट्री। अब यहाँ पे कहता है कि बिना इंग्लिश के आप ऐसा इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि इंडिया एक डेवलप्ड कंट्री बन जाए। अभी क्या है, डेवलपिंग है ना, अभी विकसित हो रहा है, अभी पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुआ है। आगे लिखा हुआ इट इज़ नॉट आवर मदर लैंग्वेज बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। अब कहता है ये तो हमारा मदर लैंग्वेज नहीं है, हमारी मातृभाषा नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वी विल हैव टू फेस मैनी डिफ़िकल्टीज टू लर्न इंग्लिश। अब कहता है कि हम लोगों को बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है इंग्लिश सीखने में, ठीक है। टुडे इट इज़ यूज्ड एज द सेकेंड लैंग्वेज इन इंडिया। और आज भारत में, जो इंडिया में इंग्लिश है, जो दूसरी भाषा के रूप में प्रयोग किया जाता है। वी कैन नॉट अंडरस्टैंड वन अनदर इवन इन इंडियन स्टेट्स। अब यहाँ पे कह रहा है कि इसका महत्व आप ऐसे समझिए कि हम लोग एक दूसरे को ही नहीं समझ पाते। जैसे आप केरला के लोगों से बात करिएगा तो उनकी भाषा समझ पाइएगा नहीं ना, तो वहाँ पे आपको कौन मदद करेगा, इंग्लिश लैंग्वेज ही मदद करेगा। तो वही बात लिखा हुआ है कि हम लोग यहाँ तक कि इंडियन स्टेट जो है, दूसरे इंडियन स्टेट है, उसके भाषा भी नहीं समझ सकते, मतलब उसके लोगों को ही नहीं समझ सकते। जैसे केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, मतलब ये सब के लोग हैं। वी यूज इंग्लिश एज अ लिंक लैंग्वेज इन साउथ इंडियन स्टेट। अब कहता है कि हम लोग इंग्लिश को लिंक लैंग्वेज, मतलब एक दूसरे को समझने के लिए यूज करते हैं। जैसे साउथ इंडियन स्टेट में कोई पर्सन से मिले तो वहाँ पे इंग्लिश ही तो है ना, जिससे हम एक दूसरे को समझ सकते हैं। We can see that it is expanding by leaps and bounds as a second language of India। अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो इंग्लिश है वो भारत में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। Thus I mean to say that the future of English in India is bright। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो इंडिया में फ्यूचर है इंग्लिश का वो बहुत ही ब्राइट है, मतलब बहुत ज़्यादा इंग्लिश अभी बोला जाएगा यहाँ और बहुत सारे लोग बोलेंगे, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। इंग्लिश इज़ द सेकेंड लैंग्वेज ऑफ इंडिया, या फिर हम कह सकते हैं कि इस प्रकार से जो इंग्लिश है वो इंडिया का सेकेंड लैंग्वेज है। तो आप इतना कंप्लीट करके जाइएगा, इतना से ज़्यादा आपके एग्ज़ाम में आ ही नहीं सकता। अगर आप पीडीएफ या ई बुक लेना चाहते हैं या फिर प्रतिदिन क्यूज करना चाहते हैं तो आप बीरबल प्रसाद सर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा, और इस टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।